बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के लिए एक्सपेरिमेंटली जो है वो एक रिज़ल्ट फाइंड आउट किया था, जिसमें HF की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट होती है उसके लिए हमने एक कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन किया था। आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले तो देखिए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या थी। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। वो छुपी हुई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि थर्मामीटर के ऊपर अपीयर नहीं होती, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आज हम पढ़े हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप आइस क्यूब्स लीजिए, आइस क्यूब्स को बीकर के अंदर डाल के उसके अंदर थर्मामीटर को हैंग कीजिए, बर्नर को ऑन कर दीजिए, स्टॉप वॉच लीजिए, टाइम नोट कीजिए इन मिनट्स में और थर्मामीटर से जो टेम्परेचर की रीडिंग्स है उसको लेते जाइए और फिर एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। जब आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। उसमें अगर हम इसी को देखें कि ग्राफिकली आपके पास रिजल्ट्स क्या हैं, ये है बेटा मेरे पास -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस साइड पे हमने ले रहे हैं बेटा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और इस साइड पे हम ले रहे हैं टाइम इन मिनट। ओके, इनिशियली टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे हम 100 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं क्योंकि वाटर का यूजुअली जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। आइस इनिशियली आइस का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस। जब हमने आइस को प्रोवाइड करनी शुरू की है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेल्टा क्यू, आइस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, हीट अब्जॉर्ब करेगी और स्टार्ट हो जाएगी मेल्ट होना और अपना टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करके करेगी 0 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम को मैं T1, यहाँ तक जो टाइम है उसको बेटा अगर मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको T1 का नेम दे देते हैं और फिर टेम्परेचर जो है यहाँ तक कांस्टेंट रहता है। फिर जब ये यहाँ तक आइस थी, यहाँ बन गई बेटा आइस एंड वाटर, यानी कुछ पोर्शन आइस है और कुछ पोर्शन क्या है वाटर। तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। इस टेम्परेचर को हमने अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में इस टाइम को टाइम फॉर फ्यूजन का नाम दिया था और ये टाइम हमारे पास था 3.6 मिनट। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वेपराइजेशन पढ़ रहे हैं। फिर जब ये T2 जो है टाइम था यहाँ पे, तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हुआ और इंक्रीज़ होते होते कितना इंक्रीज़ हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस तक जो हमें टाइम लगा है उस टाइम को मैं T3 से अगर रिप्रेजेंट कर दूँ तो T3 माइनस T2 जो टेम्परेचर था इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय T0 और इसको टाइम लगा था बेटा 4.6 मिनट, यानी 4.6 मिनट लगे थे। टेम्परेचर वाटर ने अपना इंक्रीज़ किया 0 डिग्री सेल्सियस से कितना 100 डिग्री सेल्सियस और फिर जो है यहाँ पे वेपराइजेशन, यहाँ वेपर्स बनना शुरू हो गए और टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर जो है वो कब तक वो इतना ही रहा जब तक सारे का सारा लिक्विड जो है वो गैसीय स्टेट में चेंज नहीं हो जाता। इसको मैं T4 लिख रही हूँ और जो टाइम फॉर वेपराइजेशन था वो होगा बेटा T4 माइनस T3 और जो टाइम फॉर वेपराइजेशन है उसकी वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो 24.4 जो है वो मिनट। इतने मिनट लगे हैं सारे का सारा लिक्विड किस में चेंज होने के लिए, गैसीय स्टेट में। यहाँ थी आइस, यहाँ था आइस एंड वाटर। इस पोर्शन में सिर्फ वाटर होगा और इस पोर्शन में वाटर प्लस वेपर्स। यहाँ हो रही है फ्यूजन और यहाँ क्या हो रही है वेपराइजेशन। इस पोर्शन में बेटा क्या चीज़ हो रही है वेपराइजेशन, तो यहाँ सिंपल हम लिख देते हैं वेपराइजेशन। वैसा ही अगर आप जैसा हमने पहले बनाया था बस जस्ट अब नेक्स्ट पोर्शन भी दिखाना है जिसमें वेपराइजेशन होगी, क्योंकि हम यहाँ फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी इस पोर्शन में जो छुपी हुई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी जो कि वाटर को वेपर्स की फॉर्म में चेंज करेगी, यानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रिक्वायर्ड होती है वाटर के, तो वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, वेपराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड का किस में चेंज होना, वेपर्स में चेंज होना।
लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपी हुई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि थर्मामीटर के ऊपर अपीयर नहीं होती, इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द यूनिट मास ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि थर्मामीटर के ऊपर अपीयर नहीं होगी, लेकिन ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में लेके जाती है और यहाँ पे लिक्विड की बॉन्डिंग ब्रेक होगी और लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस में चेंज होते जाएंगे, गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। इस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस में हमने क्या शो किया बेटा कि आइस का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था, आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ 3.6 मिनट लगे हैं कंप्लीटली आइस को मेल्ट होने के लिए। तो ये था टाइम फॉर फ्यूजन, जो कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो है ये टाइम यूज़ किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम टाइम फॉर वेपराइजेशन यूज़ करेंगे एंड T0। दिस इज द टाइम टेकन बाय द वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी उसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर इस पॉइंट पे T3 पॉइंट जो था ना बेटा, ये वो टाइम ड्यूरेशन है 4.6 मिनट लगे वाटर ने अपना टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया। फिर T3 से T4 का जो डिफरेंस है वो 24.4 मिनट है टाइम फॉर वेपराइजेशन। दिस इज द टाइम टेकन बाय द वाटर टू चेंज इट्स लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। तब तक थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होना जब तक सारे का सारा लिक्विड किस में चेंज ना हो जाए, वेपर्स में। तो हम लिखते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन, the amount of heat energy required to change the unit mass of the liquid the amount of heat energy the amount of heat required to change the unit mass of the liquid completely into gas या गैसियस स्टेट भी कह सकते हो आप, at its boiling point without any change in its temperature, is called latent heat of vaporization. Latent heat of वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बेटा हम HV के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, V सब्सक्रिप्ट लिखेंगे, एंड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय यूनिट मास। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ होगा बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए। और यहीं से बेटा हम कह सकते हैं व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज जॉल, जॉल और मास का यूनिट क्या होता है केजी, और हम इसको जॉल पर केजी लिख सकते हैं। जॉल पर केजी इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यहीं से बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू MHV, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंटली जो है रिजल्ट्स हम अभी फाइंड आउट करते हैं। थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of water
is 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg। ये आइडियल कंडीशंस के लिए ये रिजल्ट्स हैं बेटा। अब हम अगर आइडियल कंडीशंस नहीं होंगी, एक्सपेरिमेंटल जो है वेरिफिकेशन के साथ जब हम रिज़ल्ट निकालेंगे तो हमारे रिज़ल्ट इसके करीब तरीन आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे। ये आइडियल कंडीशंस के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू जो कैलकुलेटेड है वो ये है। अब हम इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे बेटा, क्या हमारे रिजल्ट इसके करीब तरीन आते हैं कि नहीं आते। उसके लिए सेम वही एक्सपेरिमेंट जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए किया था, हम सपोज करेंगे लेट द मास ऑफ दी आइस इज m, जितना मास ऑफ आइस होगा उतना ही क्या होगा, मास ऑफ वाटर होगा। लेट मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर, और उसको हम सपोज कर लेते हैं वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बेटा टाइम टेकन बाय दी वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए जो टाइम था T0 से रिप्रेजेंट किया था, तो उसके लिए हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय दी वाटर to change its temperature from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसको बेटा हमने T0 से रिप्रेजेंट किया था, वो था T3 माइनस T2, और मैंने यही ग्राफ में लिखा कितने मिनट लगे थे, 4.6 मिनट लगे थे उसको कम्प्लीटली जो है चेंज होने के लिए, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए। उसके बाद बेटा लिखते हैं टाइम टेकन बाय द वाटर टू चेंज इट्स इनटू स्टीम, या टाइम फॉर वेपराइजेशन लिख लेते हैं इन शॉर्ट क्योंकि जगह कम है। टाइम फॉर वेपराइजेशन ये वो टाइम है जब लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर्स में, तो उसको हम TV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफ में देखिए TV किसके इक्वल है, T4 माइनस T3, और कितने मिनट मैंने ग्राफ में लिखे हैं, 24.4 मिनट लगे हैं कंप्लीटली लिक्विड को किस में चेंज होने के लिए, गैसियस स्टेट में जाने के लिए। ये आ गया आपके पास। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस, या इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, increase in temperature of water, उसको बेटा हमने डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया, वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 100 केल्विन। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा, क्योंकि हमारा स्मार्ट सिलेबस में कुछ टॉपिक्स बीच में इंक्लूडेड नहीं है जिसमें टेम्परेचर को मेजर करने के जो स्केल्स होते हैं वो आपके अब स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप इतनी सी बात याद रख लीजिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस जो चेंज इन टेम्परेचर होगा 1 केल्विन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम केल्विन में भी डिफरेंस लेंगे तो वो भी 100 केल्विन होगा। यह आ गया इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिखते हैं, हीट रिक्वायर्ड बाय द वाटर फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हीट required by the water, heat required by the water to increase its temperature from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा क्यू, एंड डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी। ये बात हम ये पूरी डेरिवेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कर चुके हैं। डेल्टा क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है, एम मास ऑफ द सब्सटेंस होगा, सी स्पेसिफिक हीट होता है, और डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब यहाँ जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एम, ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ हमने स्पेसिफिक हीट भी लिखना था, चलिए यही मैं लिख देती हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू जो होती है बेटा 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है, ये यहाँ लिख दें, वो ज़्यादा अच्छा, एक स्टेप बीच में से रह गया।
यहाँ लिखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू जो है वो 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। उसके बाद फिर हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सी से रिप्रेजेंट होता है स्पेसिफिक हीट, कितनी वैल्यू होती है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। सारे स्टेप्स वैसे ही जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में किए थे, जैसा वेपोराइजेशन के लिए लफ्ज चेंज होंगे। उसके बाद हम लिख रहे हैं बेटा हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, to increase its temperature from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, that will be equal to किसके इक्वल होगा जी, डेल्टा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। इस साइड पे था हमारे पास टाइम इन मिनट्स, ये ग्राफ है हमारा। इस साइड पे आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। इस इक्वेशन में आपके पास क्या आएगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एम, ऐसे लिखा रहने दीजिए। सी की वैल्यू जो है यहाँ देखिए 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 केल्विन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जॉल पर केजी, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं बेटा रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन टाइम टी नॉट। तो उसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी नॉट। उसके बाद हम लिखेंगे रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन टाइम टी एफ, हीट एब्जॉर्ब इन टाइम टी एफ के लिए अब हमने टी वी लिखना है, टी टाइम फॉर वेपराइजेशन के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी उसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा क्यू वी, वी फॉर वेपराइजेशन के लिए यूज होगा बेटा। सेम ये जो ऊपर वाला फैक्टर है ना रेट ऑफ हीट इन टाइम टी नॉट, इसको मल्टीप्लाई आपने टी वी कर देना, दैट इज द टाइम फॉर वेपराइजेशन। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए ज़रा। डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास आ जाएगी m मल्टीप्लाई बाय 4.2 10 की पावर 5 जॉल पर केजी मल्टीप्लाई बाय टी वी की वैल्यू टाइम फॉर वेपराइजेशन ये है बेटा 24.4 मिनट, एंड टी नॉट की वैल्यू ये देखिए 4.6 मिनट। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा क्यू वी जो है ये आपके पास m मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपके पास आंसर आना है 2.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अपने कैलकुलेटर से बेशक आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये बेटा आपके पास रिजल्ट आएगा 2.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉल पर केजी। यहाँ तक आपके पास ये रिजल्ट आ गए। उसके बाद हमने बेटा इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं बी इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हमने अगर फर्स्ट लिखा था इसको सेकंड लिख देते हैं बेटा। एज वी नो दैट डेल्टा क्यू वी जो है वो m मल्टीप्लाई बाय एच वी के इक्वल भी होता है। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं बेटा एम एच एफ दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 2.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉल पर केजी।
ये एम से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही वेपराइजेशन हमने लिखना है HV लिखना है। तो ये आपके पास HV आएगा, फ्यूजन ही वेपराइजेशन है तो हम लफ्ज़ HV यूज़ करेंगे। ये आएगा 2.23 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg is the experimental results of the latent heat of vaporization of water। देखिए बेटा यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन टाइम T0, तो हम डेल्टा Q बाय T0 लिख देंगे। T0 क्या था, ये टाइम जब उसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। फिर हमने लिखा हीट एब्जॉर्ब इन टाइम TV, यानी टाइम फॉर वेपराइजेशन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी को मल्टीप्लाई बाय TV कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेपराइजेशन के लिए आ जाएगा डेल्टा Q V इज इक्वल टू डेल्टा Q की ये वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देंगे बेटा, हमारे पास आ गई थी ये वाली वैल्यू m मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल पर kg और फिर TB की वैल्यू 24.4 मिनट है एंड T0 की वैल्यू ये हम डिवाइड करेंगे और कितनी आ गई 4.6 मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड किया है, आंसर आया 2.23 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg। और हमें पता है चूँकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी वहीं से लिखा डेल्टा Q V अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि वेपराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो इक्वल टू होती है m मल्टीप्लाई बाय HV। m क्या था, मैस ऑफ आइस एंड या मैस ऑफ वाटर, और HV क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों को यानी इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। इनकी राइट साइड इक्वलाइज कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, m मल्टीप्लाई बाय HV, यहाँ क्या लिखना था m मल्टीप्लाई बाय HV, और HV क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और दैट विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 2.23 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg। m से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा HV दैट इज इक्वल टू 2.23 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg। और यहाँ देखिए हमारे पास जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वो कितनी वैल्यू थी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg, और यहाँ जो एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट की वो कितनी आई है 2.23। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड थ्योरेटिकल रिजल्ट्स काफ़ी हद तक एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये रिजल्ट्स आइडियल कंडीशंस में लिए जाते हैं और जब हम एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और नोट की जाती हैं स्टॉपवॉच एंड थर्मोमीटर से रीडिंग तो उसमें थोड़े से पर्सनल एरर भी काउंट हो जाते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर भी थोड़े काउंट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें जो है वो रिजल्ट्स और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। ये बेटा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है बेटा, लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, चेंज ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होती है तो थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग जो है वो टेम्परेचर की रीडिंग अपीयर नहीं होती। तो फिर चूंकि हम उसको मुसलसल हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो फिर कहाँ जाती है वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि बर्नर तो हमने ऑफ नहीं किया होता तो थर्मामीटर के ऊपर तो क्यों रीडिंग अपीयर नहीं होती। थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग क्यों अपीयर नहीं होती, उसकी रीज़न क्या है कि जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चेंजेस आते हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है लिक्विड की बॉन्डिंग को ब्रेक करने में और फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए यूटिलाइज हो रही होती है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का टॉपिक जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने कितना लिखना है, और अगर इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आए तो फिर आपने ये साथ सारा लिखना होगा। अगर एज ए शॉर्ट आता है तो बेटा आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, इसके साथ बस यहाँ तक आपने काम करना है, ये 2 मार्क्स के लिए सफिशेंट होगा। अगर आपको आता है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हर साल बोर्ड में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ द लिक्विड। इसमें आपने कॉन्शियस रहना है बेटा, अक्सर बच्चे लर्निंग की होती है तो यहाँ अक्सर सॉलिड टू लिक्विड लिख देते हैं। वेपराइजेशन का मतलब भी क्या है, लिक्विड का किस में चेंज होना है, गैसेस में चेंज होना है, ठीक है। और किस पॉइंट पे चेंज होगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स
boiling point without any change in its temperature is called the latent heat of vaporization. Any amount of heat energy that is required to change the unit mass of the liquid completely into gas at its boiling point without any change in its temperature is called the latent heat of वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बेटा HV से रिप्रेजेंट किया जाता है. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेपर्स डिवाइडेड बाय यूनिट मास, आपने इसको डिवाइड कर देना है. तो यहीं से यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, ये यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं. यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जाउल, यूनिट ऑफ मास इज kg, जाउल पर kg विल बी द यूनिट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डेल्टा क्यू वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. डेल्टा क्यू वी किसके इक्वल होगा, m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, HV के साथ. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू जो है बेटा एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन आइडियल कंडीशंस हमारे पास कितनी निकलती है, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जाउल पर kg. और अगर इसी चीज़ को हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना हो तो हम यहीं से सपोज करेंगे कि आपके पास एक बीकर है, बीकर में हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए. आइस क्यूब्स लेने के बाद हमने एक थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर के बल्ब को हमने इन आइस क्यूब्स में डिप कर दिया और हैंग कर दिया हुआ है. स्टॉपवॉच से हम टाइम की रीडिंग्स नोट करेंगे एंड थर्मामीटर से हम टेम्परेचर की रीडिंग नोट करेंगे. टाइम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे, तब तक रीडिंग नोट करेंगे जब तक कंप्लीटली सारे का सारा जो है वो लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज नहीं हो जाता. तो ग्राफ हमें क्या शो करता है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द आइस इज -30°C. आइस ने हीट एनर्जी यहाँ से बर्नर से एब्जॉर्ब की और अपना टेम्परेचर -30°C से कितना इंक्रीज़ किया है, 0°C. और फिर 0°C पे जाके इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आती. तो फिर ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहाँ गई, जो हमें बर्नर से मिल रही थी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किधर गई. ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि सॉलिड की बॉन्डिंग को ब्रेक किया और किस में चेंज कर दिया, इसको लिक्विड में. फिर यहाँ तक जब तक सारी की सारी आइस वाटर में चेंज ना हो जाए तब तक थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर कितना जाहिर होगा, 0°C. जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, कोई भी क्यूब्स इसके अंदर नहीं बल्कि ये मेल्टेड वाटर बन जाएगा. फिर इसको यहाँ पे हमने शो किया कि इस फ्यूजन के लिए यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने के लिए टाइम कितना लगा है, 3.6 मिनट. और उसके बाद फिर जब ये पूरे का पूरा आइस वाटर में चेंज हो गया, फिर वाटर ने फिर से हीट एनर्जी गेन करना शुरू कर दी. अब वाटर हीट एनर्जी गेन करेगा और अपना टेम्परेचर 0°C से इंक्रीज़ कर लेगा 100°C. और इसको 4.6 मिनट लगे इस टेम्परेचर को गेन करने के लिए. जब ये 100°C पे पहुंच जाएगा, फिर से थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर जो है वो 100°C ही रहता है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता. तो फिर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो बर्नर से इसको मिल रही थी वो कहाँ गई, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब यूटिलाइज हो रही है लिक्विड स्टेट को किस में चेंज करने के लिए, गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए. तो अगर आपको बात समझ आ गई है ग्राफ की, तो अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया है, ग्राफ की समझ आ गई है, तो यहाँ से फिर ग्राफ को देख के ये सारी डेरिवेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है. हम सपोज कर रहे हैं कि मास ऑफ आइस एंड मास ऑफ वाटर इक्वल है, वो किसके इक्वल है, m के इक्वल. टाइम टेकन बाय द वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0°C टू 100°C, वो कितना है जी, T0 से रिप्रेजेंट किया. T0 किसके इक्वल होगा, T3 माइनस T2. और 4.6 मिनट लगे थे इसका टेम्परेचर 0 से कितना इंक्रीज़ करने के लिए, 100°C तक इंक्रीज़ करने के लिए. यानी 4.6 मिनट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ 0 से कहाँ तक, 100°C तक. उसके बाद 100°C पे जाके थर्मामीटर के ऊपर फिर से जो है वो रीडिंग 100°C ही रहती हैं. टाइम गुजरता रहेगा, थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग 100°C ही रहेंगी. कब तक रह रही हैं, 24.4 मिनट तक जो है हम रीडिंग्स नोट करते रहे हैं, लेकिन वो 100°C ही रही, वो चेंज नहीं हुई. व्हाट इज़ द रीज़न कि अब वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि लिक्विड स्टेट को किस में चेंज करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, गैसियस स्टेट में. यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग ब्रेक होगी और वो सारी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बर्नर से यहाँ से जो मिल रही थी बर्नर से, वो फिर लिक्विड की बॉन्डिंग को ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी और उसको किस में चेंज करेगी, गैसियस स्टेट में. उसके बाद हमने लिखा बेटा इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा T इज इक्वल टू 100°C, दैट विल बी इक्वल टू 100 केल्विन. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, C इज इक्वल टू 4200 जॉल पर kg पर केल्विन. हीट रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0°C टू 100°C कितना आ जाएगा, वो आएगी डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T.
और यहाँ से बेटा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई करके आपके पास रिजल्ट आएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू m इंटू 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जॉल पर केजी। ये पर केल्विन और केल्विन कैंसिल हो गए, यूनिट क्या छोड़ेंगे आपके पास, जॉल पर केजी। तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन टाइम टी नॉट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने लिखा डेल्टा Q बाई टी नॉट। ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि टाइम टी वी में एब्जॉर्ब होगी उसको हमने डेल्टा Q वी से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पूरे फैक्टर को हम टी वी के साथ टाइम फॉर वेपराइजेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू एंड टाइम्स की वैल्यू जो है वो पुट करके आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और उसके बाद हम चूंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये पढ़ चुके हैं कि डेल्टा Q वी किसके इक्वल होता है, एम एच वी। और इस इक्वेशन को और इधर वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड एक दूसरे की इक्वल है तो राइट साइड भी एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी। m मल्टीप्लाई बाई एच वी दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 2.23 मल्टीप्लाई 10 के पास 6 जॉल पर केजी। मैस दोनों साइडों पे मौजूद है, कैंसिल आउट हो जाएगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2.23 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 जॉल पर केजी। ये है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और ये है थ्योरेटिकल रिजल्ट्स। थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स काफ़ी हद तक मैच करते हैं, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क आता है। वो भी रीज़न क्या है कि जब हम परफॉर्मेंस देते हैं लैब में तो कुछ एरर्स कैलकुलेट हो जाते हैं, आइडियल कंडीशंस नहीं होती, आइडियल कंडीशंस होंगी तो आइडियल रिजल्ट्स मिलते हैं। ये थी बेटा पूरा टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवा दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन दोनों एज ए शॉर्ट आएँ तो बस इतनी बात लिखनी है, 4 मार्क्स का लॉन्ग आए तो फिर आपने ये सारा लिखना है। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।